नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेन ईसानी। जीवन की इस भव्य पाठशाला में आपका एक सहपाठी। निज अनुभव के उपवन से फिर एक पुष्प सुगंधित लाया हूं। आपके उपहार के रूप में एक सूत्र अद्भुत लाया हूं। जीवन सफल बने हम सबका, बस दुआ यही दिल में लाया हूं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जब टीम का कोई खेल होता है और जिस देश की टीम वह खेल जीतती है, सभी उस टीम की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि क्या उनमें एकता है, क्या समन्वय है, क्या जुगलबंदी है, क्या हारमोनी है। शायद इसी एकता समन्वय की वजह से वह टीम हमेशा जीतती है। लेकिन जब व्यक्तिगत खेलों की बात आती है और उसमें कोई व्यक्ति सफलता पाता है, गोल्ड मेडल पाता है, स्वर्ण पदक पाता है, तो लोग उसके कौशल, उसके परिश्रम और उसके सामर्थ्य की प्रशंसा करते हैं। वो भूल जाते हैं कि व्यक्तिगत सफलता के पीछे भी एक टीम है, उसका परिवार, उसके मित्र, उसके बंधु बांधव, उसके आचार्य, जिनके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन और सहयोग और सहायता की वजह से ही वह व्यक्तिगत सफलता पा सका है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर सफलता के पीछे एक टीम अवश्य होती है। कहने को तो ऐसे एक परिवार भी टीम ही है, जो एक शरीर के अंग के तरह मिलकर काम करता है। परिवार का भी एक ही लक्ष्य होता है, प्रसन्नता पाना, सफलता पाना, और परिवार के सब लोग एकता के साथ रहकर समन्वय से, जुगलबंदी से, तालमेल से, हार्मनी से जब काम करते हैं तो उनको प्रसन्नता और सफलता मिलना संभव हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई सहपाठी हो एक पाठशाला के, कोई सहकर्मी हो एक दफ्तर के, या कोई नागरिक हो एक देश के, जब वो मिलके काम करते हैं, जब उनमें समन्वय होता है, जब उनमें एकता होती है, तो वह पाठशाला, वह दफ्तर, वह देश सफलता के ऊंचे से ऊंचे शिखर को पहुंच सकता है। कहने का मतलब ये है कि हर सफलता के लिए हर टीम में एकता, समन्वय और अपनापन, हार्मनी, जुगलबंदी, तालमेल होना बहुत ही ज़रूरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये समन्वय, ये तालमेल, ये जुगलबंदी एक टीम के मेंबर्स में कैसे लाई जाए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग होता है। हर एक का सोच विचार करने का तरीका, हर एक की जीवन दृष्टि अलग अलग होती है, क्योंकि सबका व्यक्तित्व अलग अलग है। तो ये एकता, ये समन्वय कैसे ले जाए? कितना अच्छा होता है कि अगर हम पहले से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को जान लेते। तो आज हम इस अंक में यही प्रयत्न करने वाले हैं, इसी बात पे विचार करने वाले हैं कि क्या ऐसा कोई तरीका है, ऐसा कोई वर्गीकरण है कि जिससे हम लोगों का व्यक्तित्व पता कर सकें। तो आज का हमारा शीर्षक भी यही है, कैसे करें व्यक्तित्व की पहचान। सच पूछिए तो हर एक व्यक्ति का स्वभाव, हर एक व्यक्ति का व्यवहार, हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग अलग होता है, और उसे पाँच छः श्रेणियों में बांटना कदाचित संभव भी नहीं है, उचित भी नहीं है, और कदाचित सही भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी प्राचीन काल से ऐसे वर्गीकरण आप सुनते आए हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, एरीज, टॉरस, जेमिनी, मेष, वृषभ इत्यादि, या अंकशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, या नाम के अक्षर के हिसाब से फेस रीडिंग इत्यादि। इन सभी शास्त्रों से, इन सभी वर्गीकरण से कुछ मनोरंजन भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा व्यक्ति के बारे में मार्गदर्शन भी मिल जाता है। जो वर्गीकरण मैंने आपको बताया, ज्योतिष शास्त्र, हस्तशास्त्र, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ये तो सब ठीक हैं। ये तो आपको इनके बारे में तो विस्तार से कई साइट्स पर
मालूमात मिल जाएगी। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं कुछ नए आश्चर्यजनक, अद्भुत और प्रगतिशील वर्गीकरण की, जिससे आपको हर व्यक्ति के बारे में कुछ न कुछ मालूमात ज़रूर होगी, उनके व्यक्तित्व के बारे में, और उससे आपको उस व्यक्ति से समन्वय करने में, एकता करने में, दोस्ती करने में सफलता मिलेगी। आपकी टीम तो अच्छी तैयार हो ही जाएगी, लेकिन आपको नए संबंध बनाने में और पुराने संबंधों को मजबूत बनाने में भी सहायता मिल सकती है। तो ध्यान से सुनें, समझें और उसका उपयोग करें। पहला वर्गीकरण जो है उसका नाम मैंने दिया है घड़ी वर्गीकरण। यह उन लोगों को समझने में हम काम में ला सकते हैं जो लोग नियमित रूप से घड़ी पहनते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो श्रेणी है वह ऐसी है कि अगर व्यक्ति अपना सारा काम दाहिने हाथ से करता है किंतु घड़ी बाएं हाथ में पहनता है ऊपर की तरफ ऐसे, तो इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति जानता है कि वह नहीं जानता। यानी उसे पता है कि मुझे कुछ बातें तो ज़रूर मालूम है, लेकिन मुझे और मालूमात करने की ज़रूरत है। तो अमूमन लोग बाएं हाथ में घड़ी ऊपर की तरफ पहनते हैं। ऐसे लोग काफ़ी विनम्र होते हैं, काफ़ी सरल होते हैं, और इनसे दोस्ती करना, बात करना, इनसे तालमेल बिठाना काफ़ी सरल होता है। श्रेणी नंबर 2 में यह व्यक्ति भी दाहिने हाथ से ही काम करता है, किंतु घड़ी भी दाहिने हाथ में पहनता है, इस तरफ ऊपर की तरफ। यह व्यक्ति जानता है कि मैं जानता हूँ। यह थोड़ा घमंडी होता है और अपने आप को कोई स्पेशल चीज़ समझता है, और इसे ना सुनने की आदत नहीं, बात कम करता है। और ऐसे लोगों से बात करने के लिए थोड़ी चतुराई की ज़रूरत है, और वाणी का कौशल होना और धैर्य होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आइए तीसरी श्रेणी के बारे में सुने। यह व्यक्ति भी पूरा काम अपना दाहिने हाथ से करता है, लेकिन घड़ी बाएं हाथ में पहनता है अंदर की तरफ, इस तरह। यह व्यक्ति थोड़ा हीनता का भाव एहसास करता है, बहुत कम बोलता है, और यह नहीं जानता कि वह जानता है। ऐसे लोगों से बात करने के लिए थोड़ा आपको उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, प्रेम और स्नेहपूर्ण बात करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे आप ऐसे व्यक्ति से मित्रता कर पाएंगे, उससे जुगलबंदी, तालमेल कर पाएंगे। आखिरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो अपना पूरा काम दाहिने हाथ से करते हैं, और घड़ी भी दाहिने हाथ में ही पहनते हैं ऊपर की तरफ, इस तरह। यह व्यक्ति नहीं जानता कि वह नहीं जानता, यानी उसको पता ही नहीं है कि उसे क्या पता नहीं है। ऐसे व्यक्ति एक खोखले आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, बातें बहुत करते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं। ऐसे लोगों से मित्रता करने के लिए काफ़ी धैर्य की आवश्यकता है, और आपको भरसक प्रयत्न करना पड़ेगा, और उनका विश्वास जीतने के बाद ही आप उनके गलतियों को सुधार सकते हैं। अब हम दूसरे प्रकार के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। इसका नाम मैंने दिया है अश्व वर्गीकरण। बहुत साल पहले मैं कश्मीर गया था, वहाँ पे एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया जिसके अपने घोड़ों के अस्तबल थे। तो एक दिन वो सभी मित्रों को अस्तबल दिखाने ले गया, और वहाँ पे एक अस्तबल नहीं था किंतु अलग अलग अस्तबल थे, और घोड़ों का वर्गीकरण किया गया था। मैं बड़ा आश्चर्य में था कि घोड़ों का वर्गीकरण किस आधार पे किया होगा। तो कौतूहलवश मैंने उससे पूछ लिया कि भाई ये वर्गीकरण आपने कैसे किया है। तो उसने बड़ा ही मनोरंजक और बड़ा ही तर्कपूर्ण उत्तर दिया, जो मैं चाहता हूँ आप भी सुने। तो वो पहले हमें एक पहले भाग में ले गया जहाँ पे 10-15 घोड़े थे, और उन्होंने कहा कि ये जो घोड़े हैं इनको कहते हैं हम आज्ञाकारी घोड़े। मैंने कहा इसका मतलब? उसने कहा कि जब इनके ऊपर हम बैठते हैं तो उनको जैसा कहते हैं वो करते हैं, चलो तो चलेंगे,
रुको तो रुकेंगे, दौड़ो तो दौड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा। अब दूसरे अस्तबल के बारे में बताओ। दूसरे अस्तबल में लेके गया तो वहां पर जो घोड़े थे उसने कहा कि ये घोड़े जो हैं इनको जब कहो चलो तो नहीं चलेंगे, इनको कहो दौड़ो तो नहीं दौड़ेंगे, इनको कहो रुको तो नहीं रुकेंगे। तो फिर मैंने कहा ये कैसे काम करते हैं? तो उसने बताया कि इनके साथ में चाबुक लेना पड़ता है और चलो कहने के बाद में चाबुक की 3 बार आवाज़ करनी पड़ती है, उसके बाद ये चलते हैं। दौड़ो कहने के बाद वो नहीं दौड़ते, चाबुक की 3 बार आवाज़ करनी पड़ती है। तो ये घोड़े हैं चाबुक सुने काम बने, ये श्रेणी है। आगे चले, आगे गए तो आगे वाले अस्तबल में केवल 2 ही घोड़े थे। मैंने कहा ये कैसे घोड़े हैं, इनकी विशेषता क्या है? तो इसने कहा कि ये घोड़े अंतर्यामी घोड़े हैं। मैंने कहा ये अंतर्यामी क्या होता है? उसने कहा कि ये घोड़े, इनको मैं अपने मित्र मानता हूँ, अपने बच्चों के समान मानता हूँ, बहुत बार आके इनसे बातें करता हूँ, आके उन्हें प्यार करता हूँ। और ये घोड़े ऐसे हैं कि जब इनके ऊपर हम बैठते हैं तो ये हमारे मन की बात जान लेते हैं, कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है, कहाँ दौड़ना है, कहाँ रुकना है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये दोनों घोड़े मेरे लिए विशेष हैं। उसके बाद एक अस्तबल में गए, वहाँ पर सिर्फ एक ही घोड़ा था और वो घोड़ा बड़ा गुस्से में था, हिनना रहा था, अपने रस्सी को खींच रहा था, बहुत गुस्से में लग रहा था। जब उसके मालिक उसके पास गए, उसे प्यार से थपथपाया, उसे आश्वासन देने का प्रयास किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। हमने कहा ये क्या है घोड़ा? कहा कि ये घोड़ा अड़ियल श्रेणी का है। हमने कहा कैसे? कहा कि उसने बताया कि अगर इसे कहो चलो तो दौड़ेगा, उसे कहो दौड़ो तो रुक जाए। मतलब मिजाजी, मूडी है, अपने मन की करता है, उसे ये कोई सरोकार नहीं कि मालिक ने क्या कहा। मालिक का आदेश गया तेल लेने, मुझे जो मन में आएगा मैं करूँगा। तो इसका नाम है अड़ियल घोड़ा। मैं अस्तबल से होटल में वापस आया तो मैं काफ़ी विचारों में था कि चिंतन मनन कर रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि जीवन में जो हमें लोग मिलते हैं वो भी, उनमें भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के श्रेणी, इस प्रकार के गुण हमें देखने को मिलते हैं। अब आप विचार करके देखिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ और मैं जो कह रहा हूँ मैं एक आपसे विचार साझा कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप इसका अर्थ अन्यथा न लेंगे, सही संदर्भ में लेंगे। लेकिन आप विचार करके देखिए कि आपके दोस्तों में, आपके पड़ोसियों में क्या ऐसे अश्वों की कुछ आपको छवि दिखाई देती है? कोई है आज्ञाकारी, कोई है अड़ियल, कोई है अंतर्यामी और कोई है चाबुक सुने काम बने। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे वर्गीकरण की। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ मित्र पिकनिक पे जा रहे हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। आप उनके संवादों को, उनकी बातों को ध्यान से सुने और देखिए आपको कुछ उनमें विभिन्नता लगती है। वो तीनों बता रहे हैं अपना अपना हेतु पिकनिक पे जाने का। पहले ने कहा कि चलो चलो सब मिलके जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा, बस में जाएंगे, मस्ती करते हुए जाते हैं, गाना गाते हुए जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। दूसरे ने कहा हाँ चलो वो उधर हाईवे पे जो ढाबा है ना, वहाँ पे बिरयानी खाएंगे, कितने दिनों से वो बिरयानी नहीं खाई, बड़ी याद आ रही है उस बिरयानी की। तीसरे ने कहा हाँ चलो वो जो पास में उधर झील है ना, वहाँ झील पे बैठ के मछली पकड़ेंगे, ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। ये मुंबई के ट्रैफिक ने तो बोर कर दिया। इन तीनों के संवादों से आपके उनका जो हेतु है पिकनिक पे जाने का, उसमें कुछ विभिन्नता नजर आई। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले वाले ने व्यक्तियों के बारे में कहा, उसे व्यक्ति प्रिय हैं, वह साथ में मिलके जाना चाहता है, गाना गाते हुए मस्ती करना चाहता है। उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि क्या खाना है, कहाँ जाना है, उससे लोगों का साथ पसंद है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो व्यक्ति प्रिय व्यक्ति है। दूसरा जो व्यक्ति है जो खाने की बात करता है ढाबे की, उसे वस्तु या व्यंजन में मज़ा आता है।
उसमें वो व्यक्ति या व्यंजन प्रिय व्यक्ति है। उसे ये नहीं सरोकार कि कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसे ये है कि मुझे वहाँ वो भोजन जो मिलेगा, तो उसे वस्तु और अपने व्यंजन में ही मज़ा आता है, आनंद आता है। तो वह जो दूसरा व्यक्ति है वह है वस्तु या व्यंजन प्रिय व्यक्ति। तीसरा जो व्यक्ति है जिसको झील पर जाना है, झील पर जाकर मछली पकड़ना है, उसे वह स्थान प्रिय व्यक्ति है। उसे यह सरोकार नहीं कि खाना क्या मिलेगा, कहाँ जा रहा है, कौन जा रहा है, उसे एक अच्छी जगह पे जाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बस वो जगह मिली तो उसके लिए आनंद ही आनंद। तो इस वर्गीकरण को मैंने नाम दिया है व्यक्ति वस्तु स्थान वर्गीकरण। कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोगों को व्यक्ति से प्रेम है, कुछ लोगों को वस्तु या व्यंजन से प्रेम, और कुछ लोगों को स्थान से प्रेम है। जैसे वो एक गेम हम खेलते थे, थिंग्स प्लेसेस एंड पीपल, तो इस तरह का जैसे वो गेम थी, यहाँ पे ये वर्गीकरण है। तो इस वर्गीकरण से आप समझ गए होंगे कि कुछ लोग हैं जिनके जीवन में महत्व व्यक्ति का है, कुछ लोग हैं जिनके जीवन में महत्व वस्तु या व्यंजन का है, कुछ लोग हैं जिनके जीवन में स्थान का महत्व है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोग मिश्रित श्रेणी के हों, जिन्हें वस्तु और व्यक्ति दोनों ही पसंद हो, या वस्तु और स्थान दोनों ही पसंद हो, या स्थान और वस्तु दोनों ही पसंद हो, और उनके प्रतिशत, उनका जो महत्व का प्रतिशत है वो कदाचित अलग अलग हो। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें व्यक्ति, वस्तु और स्थान तीनों प्रिय हो, लेकिन उन्हें पसंद करने का प्रतिशत अलग अलग हो। तो कहने का मतलब ये है कि इस वर्गीकरण से भी हम ये पता कर सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में किस बात का महत्व है, व्यक्ति का महत्व है, स्थान का महत्व है, या वस्तु व्यंजन का महत्व है। हर एक व्यक्ति की जो वाणी और व्यवहार है वह उसके विचार दृष्टि, विचारधारा और जीवन के दृष्टिकोण का एक प्रतिबिंब है। तो इसलिए अगर हमें लोगों का व्यक्तित्व को समझना है, लोगों के व्यक्तित्व को समझना है, तो उनकी वाणी को हमको ध्यान से सुनना पड़ेगा, उनके व्यवहार को हमको नज़दीक से परखना पड़ेगा, तब जाकर हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान सकेंगे, उससे मित्रता कर पाएंगे और हम अपनी टीम बना पाएंगे। ये जो मैंने 3 वर्गीकरण दिए वो एक नया विचार है, हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप इन्हें समझने की कोशिश करेंगे और इनका प्रयोग करके आप अपने हर टीम के हर सदस्य को पहचानने की कोशिश करेंगे और टीम में आप समन्वय, जुगलबंदी, एकता बनाने की कोशिश करेंगे। और ज़रूर आपके जो नए मित्र बनाने में और आपके पुराने मित्रता को मजबूत बनाने में भी ये जो मैंने आपको सूत्र बताया वो काम में आ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इनका सही उपयोग करेंगे। और इसी बात के साथ हम ये अंक यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले अंक में जीवन के इस भव्य पाठशाला में सफल बनने के लिए एक नया सूत्र लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।